गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोंपड़ियों में भी तेरी आवाज है। मोहम्मद रफ़ी हिंदी फिल्मों के संगीत जगत के बेताज बादशाह थे। धमान नहीं है, वो रफ़ी साहब है। हमारे कई गानों में हमने रफ़ी साहब के स्टाइल को इस्तेमाल किया। उसको रिपीट नहीं करूंगा। रॉन्ग वर्ड जी जी जनाब रफ़ी साहब के लिए मैं सुनना भी नहीं पसंद करूंगा। जिन्होंने अपने करीब 4 दशक के करियर में बेगम नूरजहां से लेकर 80 के दशक की सभी प्रमुख गायिकाओं के साथ डुएट गाए। जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, वो जब याद आए, शम्मा तू बता तेरा परवाना कौन है। उनकी ऐसी धाक थी कि एक जमाने में लगभग हर फिल्म में उनके गाने होना जरूरी था। इसलिए कई गायिकाओं के करियर की शुरुआत रफ़ी साहब के साथ ही हुई। दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में। रफ़ी साहब बहुत सज्जन और विनम्र गायक थे, जो हर गायिका को बहुत सम्मान देते थे और उन्हें ये फील नहीं होने देते थे कि उनके सामने कितना महान गायक खड़ा हुआ है। जितना ऊंचा उनका फन था उतने ही ऊंचे इंसान थे वो। बहुत बहुत ही अच्छे इंसान। इतना ही अच्छा इंसान, उसी तरह से गुड, वेल मैनर्ड, परफेक्ट जेंटलमैन। लेकिन एक बार रफ़ी साहब को बॉलीवुड में अपना करियर शुरू करने आई एक नई गायिका से माफी मांगना पड़ा। ये जाना कि इसे कहते हैं आना दिल का। संत पुरुष रफ़ी साहब ने आखिर उस गायिका के साथ कौन सी गुस्ताखी कर दी थी कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के सबसे विनम्र और सबसे ऊंचे दर्जे के शख्सियत की जीवन से जुड़ी उस घटना की बात करने वाले हैं जिन्हें याद करके लोगों की आंखें आज भी गीली हो जाती हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये घटना कौन सी फिल्म और कौन से गाने से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। रफ़ी साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तब भारतीय फिल्मों के संगीत में नई क्रांति हो रही थी। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ। उनसे पहले ज्यादातर हीरो को अपना गाना खुद गाना पड़ता था, जिसे संगीतकार बहुत मामूली संगीत से सजाते थे। जब दिल ही टूट गया। लेकिन नौशाद से लेकर कल्याण जी आनंद जी, रवि, ओपी नैयर, सी रामचंद्र, मदन मोहन जी जैसे नए संगीतकारों ने अपने हुनर से ये दिखाया कि संगीत की सीमा कहाँ तक हो सकती है। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर की फिल्मों में भारतीय फिल्में अपने गीत संगीत की वजह से अलग ही मुकाम रखती है। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है। हम बदला वफा का बेवफाई के। आहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, हारों फूल बरसाओ, बड़ी मस्तानी है। रफ़ी साहब 1944 में फिल्मों में आ गए थे और उन्होंने अपने इंतकाल तक फिल्मी गीत संगीत को पूरी तरह बदलते हुए देखा था। उनके ज़माने में एक से बढ़कर एक गायिकाओं की एंट्री हुई और उन्होंने लगभग 80 से ज़्यादा लेडी सिंगर्स के साथ गानों की रिकॉर्डिंग की, जिनमें से कई बहुत मशहूर हुई, लेकिन ज़्यादातर को उतनी सफलता नहीं मिली। जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो 80 और 90 के दशक की मशहूर और बेहद कामयाब सिंगर कविता कृष्णमूर्ति के साथ हुई थी। कविता जी आज भी रफ़ी साहब को याद करती है तो उनकी महानता को याद करने लगती है। और रफ़ी साहब का भी ये मैं किस्सा आपको बताऊंगी। एक ही बार मैंने उनके साथ गाया और वो दरअसल तब कविता कृष्णमूर्ति अपने करियर की शुरुआत कर रही थी और हेमंत कुमार और मन्ना डे जैसे सिंगर्स के साथ स्टेज शेयर करने के अलावा गानों की डबिंग किया करती थी। उन्हें ये काम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सौंप रखा था। बाद में तो खैर कविता जी ने संगीत जगत में बहुत ऊंचाइयों को हासिल किया और पद्मश्री भी प्राप्त किया। कहती है मुझको हवा हवाई। कविता जी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका हैं, इसलिए 1981 में रिलीज हुई फिल्म लेडीज टेलर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने
उन्हें एक गाने की 4 लाइन दी थी जिसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता है। इस गाने के मुख्य गायक रफ़ी साहब थे और कविता जी सपोर्टिंग सिंगर थी। बेहद हल्की फुल्की फिल्म लेडीज टेलर में रीना रॉय डबल रोल में थी, जिसमें संजीव कुमार रोजगार के लिए नकली बुजुर्ग टेलर बन जाते हैं ताकि उनके कपड़े सिलवाने आई महिला उन पर शक न कर सके और उनका काम धंधा चलता रहे। इस फिल्म के लिए मुंबई में लखनऊ का सेट लगाया गया था। उनके अलावा अमजद खान, प्राण का भी अहम रोल था। ये फिल्म शम्मी कपूर की क्लासिक कॉमेडी प्रोफेसर से प्रेरित थी, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हल्का फुल्का संगीत दिया था और गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। एक्शन फिल्मों के उस दौर में लेडीज टेलर ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ। अब ये जाना कि इसे कहते हैं आना दिल का। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसमें रफ़ी साहब मुख्य गायक थे और बाद की 4 लाइनें कविता कृष्णमूर्ति जी को गाना था। ये कविता जी का रफ़ी साहब से पहली बार आमना सामना था। इतने महान गायक से उस मुलाकात को कविता जी आज भी नहीं भूल पाती और जहां भी मौका होता है रफ़ी साहब की याद में इस घटना को ज़रूर याद करती हैं। महबूब स्टूडियो में रफ़ी साहब गा रहे हैं और मैं सोफा में बैठी हुई, उनका गाना खत्म होगा तो मैं उठ के, मेरा माइक ऐसा है और मैं कविता जी बताती हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जब मुझे बताया कि आपको रफ़ी साहब के बाद ये 4 लाइनें गाना है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी और महबूब स्टूडियो में रफ़ी साहब का इंतज़ार कर रही थी ताकि ऐसी महान शख्सियत को नज़दीक से देख सकूं और उनसे कुछ सीख सकूं। जब रफ़ी साहब सामने आए तो मैं एकदम घबरा गई और फिर भी मैंने उनके पास जाकर उनके पैर छू लिए। जब रफ़ी साहब ने इस गाने की रिहर्सल पूरी कर ली तो वो सिंगिंग स्टूडियो में चले गए और मैं बाहर सोफे पर बैठकर उनका गाना देखने लगी। मुझे एलपी जी ने कहा था कि आप ये लाइनें अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि गाने में आसानी हो। रफ़ी साहब हर गाने में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे और जब तक संगीतकार खुद संतुष्ट ना हो जाए तब तक रीटेक लेते रहते थे। लेकिन उस दिन रफ़ी साहब इस गाने की कुछ लाइनों पर लगातार अटक रहे थे। सेकंड अंतरे में आके उनका एक लाइन भूल जाते थे, कट हो जाता था। ऐसे करते करते 5 टेक हो गया तो रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर आए और लक्ष्मी जी से बात करने लगे। रफ़ी साहब ने अपनी डायरी में ये बातें नोट कर ली और फिर बोले ठीक है अब हो जाएगा। जब लक्ष्मी जी से बात करके रफ़ी साहब स्टूडियो वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि ये लड़की बहुत देर से बैठी हुई है। तो रफ़ी साहब मेरी तरफ मुड़े और बहुत नर्म लहजे में बोले, माफ़ कीजिए मेरी वजह से आपको बहुत देर लग गई। मेरी तरफ देखे और बोले मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से इतनी देर बैठना पड़ रहा है। ये सुनकर कविता जी शॉक्ड रह गई। मैं सोचती हूँ तो मुझे मैं क्या बताऊँ, मेरे आंखों में सच्ची आंसू आते हैं। वो ऐसे थे रफ़ी साहब, वो किसी को भी परेशान नहीं देख सकते थे। वाकई रफ़ी साहब महान गायक ही नहीं थे बल्कि एक महान इंसान थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।